जापान टूट रहा है, बिखर रहा है। वहां के लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। अभी तक 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। वो शायद जिंदा भी हैं या नहीं, किसी को नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 की, जब हम सब लोग अपने अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने परिवारजनों के साथ नए साल का जश्न मना रहे थे। उसी समय 1 जनवरी 2024 को नोटो पेनिनसुलर ऑफ जापान में एक हाई मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ने स्ट्रक किया। हालांकि वो एक नहीं था, उसके साथ मल्टीपल मैग्नीट्यूड्स के अर्थक्वेक बैक टू बैक फॉलो हुए, बट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था वो था 7.6 मैग्नीट्यूड का, जिसने स्पेशली वाजिमा सिटी को स्ट्रक किया, जो वहां का एपिसेंटर था। उसके बाद उस शहर में आग भी लग गई और सब्सिक्वेंटली इन अर्थक्वेक्स के कारण वहां पर सुनामी भी आई। हम अक्सर न्यूज में देखते हैं कि जापान में अर्थक्वेक आए, जापान में सुनामी आए। ऐसा क्यों है? आखिर जापान ही क्यों अर्थक्वेक कैपिटल है वर्ल्ड की? क्या सिग्निफिकेंस है जापान के साथ? क्या रिलेशन है जापान का अर्थक्वेक के साथ? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस नॉलेजेबल कंटेंट। वी विल बी एक्सप्लोरिंग व्हाई जापान and Japanese people have such a strong relation with earthquakes and tsunami। जब हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अर्थक्वेक होता क्या है। बेसिकली अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है। हालांकि ये कई बार एंथ्रोपोजेनेटिकली भी हो जाता है, जैसे अगर कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो, बट 90% केसेस में अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक अकर करता है जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? हम ये माने कि जो अर्थ है उसके ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं, ये प्लेट्स हैं। ज्योग्राफिकल टर्म में कहें, जैसे हमारा इंडिया अभी इंडियन प्लेट कहते हैं, जो कि यूरेशियन प्लेट के साथ रेगुलर कोलाइड कर रहा है। तो जब भी दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो वहां टेंशन बिल्ड होता है, वहां पे फोर्सेस एक्ट करते हैं, उस फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक होता है। इसको बाउंड्री इंटरेक्शन भी ज्योग्राफिकल टर्म में कहते हैं। अभी किस टाइप के होते हैं? बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन या कन्वर्जेंट प्लेट इंटरेक्शन, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है या दूसरी प्लेट पहली प्लेट के ऊपर चली जाती है। इसका सिग्निफिकेंस ये है, जो सॉफ्ट प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और जो हार्ड प्लेट होती है वो ऊपर आ जाती है। ऐसा कुछ हम अपने हिमालयन रीजन्स में देख रहे हैं, जहां पर इंडियन प्लेट रेगुलरली यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है और इंडियन प्लेट सबडक्शन हो रही है और यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ रही है। इसलिए हम हिमालयास को यंग माउंटेन्स भी कहते हैं या हाई राइज माउंटेन्स भी कहते हैं। दूसरा होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, जिसमें एक प्लेट अलग हो जाती है, टेंशन उसके अंदर एक्ट करता है और वो अपार्ट हो जाती है, जो कि अक्सर सी बेड्स में पाया जाता है, जिससे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन भी होता है। इसमें अगर हम बात ट्रेंचेस की कर रहे हैं तो एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा कि अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट ओशन का है, मारियाना ट्रेंच, जो कि एक डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन है। थर्ड होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन, जिसमें दो प्लेट आपस में ऐसे नेक टू नेक होती है और सडनली एक इंटरेक्शन होता है। सडन फोर्सेस की वजह से उनके अंदर एक मूवमेंट होता है और एक जोन ऑफ क्रिएशन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। बट बेसिकली ये तीनों फोर्सेस क्यों काम करते हैं, तीनों मूवमेंट क्यों होते हैं? तो इसके पीछे जो अर्थ के इंटरनल फोर्सेस हैं, कन्विक्शन फोर्सेस हैं, वो एक्ट करते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट को रिजल्ट करता है। ये था अर्थक्वेक के बारे में। अब हम जानते हैं that why जापान इज सो क्लोजली एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक। अगर आप जापान का ज्योग्राफिकल लेआउट देखें, ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग देखें, तो वो एक ऐसी लाइन के पास स्थित है जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें कि ये रिंग ऑफ फायर है, यानी कुछ ना कुछ आग से रिलेटेड होगा। ये वो इमेजिनरी लाइंस है जहाँ पे आज तक के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं, जहाँ पर आज तक के सबसे ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक स्ट्रक करते हैं। बट ऐसा होता क्यों है? तो बेसिकली ये जो बाउंड्री है, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में मूवमेंट हो रहा है, या फिर दो या दो से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन जापान की एक फैक्टर है, जिसकी वजह से वहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि खुद जापान जो है, उसके आसपास में या खुद जापान में 4 टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हमेशा होता है। जब मैंने भारत की बात की तो मैंने कहा था कि इंडियन प्लेट इज एन कांस्टेंट इंटरेक्शन विद यूरेशियन प्लेट, देयर आर ओनली 2 प्लेट्स। बट जब हम जापान की बात कर रहे हैं, जापान में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, राइट में पैसिफिक प्लेट,
लेफ्ट में यूरेशियन प्लेट और साउथ में फिलीपींस प्लेट। इन चारों बाउंड्री इंटरेक्शन की वजह से, चारों प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से वहां पे इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है अर्थक्वेक की। ये था एक और रीजन। जब हमने बात अर्थक्वेक की करी तो जापान में जब अर्थक्वेक आए, जो भी रिसेंटली मोर देन 150 अर्थक्वेक आए जिन्होंने 250 लोगों से ज्यादा की जान ले ली, 2000 से ज्यादा लोग मिसिंग है, बट उसके साथ आई वेव्स, सुनामी वेव्स। और हमने अक्सर न्यूज में पढ़ा होगा जापान में जितना फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक है उतना ही फ्रीक्वेंट सुनामी है। तो सुनामी एक्चुअली क्या है, अब उसको भी हम समझते हैं। सुनामी इटसेल्फ इज अ जापानीज टर्म। सुनामी का मतलब है, अगर हम इस पार्ट को ब्रेक करें, सु प्लस नामी। सु मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स। जापान में इतना अक्सर, इतना रेगुलर बेसिस पे सुनामी आती है दैट दिस वर्ड बिकेम वेरी पॉपुलर, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द एंटायर वर्ल्ड नाउ अडॉप्ट्स सुनामी एज an alert sign or as a natural disaster in which high rise sea waves occur. It can go up to a few meters as well. सुनामी होता क्यों है? सुनामी होने के दो मेन कारण हैं। या तो जब सी बेड के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्रक करता है, उसकी वजह से सडन मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, वाटर के पूरे वॉल्यूम में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से सुनामी एक्ट करता है। दूसरा, जब अंडर वाटर बेड में वोल्केनिक एरप्शन हो तब भी सुनामी अकर करता है। बट द अर्थक्वेक इज प्रीडोमिनेटली द 90% केसेस which leads to the tsunami. सुनामी वेव्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उनका जो अंडर वाटर करंट होता है, इट कैन गो अप टू द स्पीड ऑफ अ जेट प्लेन, बट एज दे रीच टू द शोर उनकी स्पीड कम हो जाती है, बट दे अटेन बिग हाइट्स। जब अभी सुनामी का अलर्ट किया गया तो जो वाजिमा सिटी थी वहां पे सुनामी के साथ साथ फायर भी स्ट्रक हुआ। वहां के जितने लोकल घर थे, वुडन हाउसेस थे, लोकल मार्केट था, ये सब खत्म हो गया। आज भी वहां पे बहुत सारे लोग अपने घरों का पलायन कर रहे हैं, वो एक सेफ प्लेस में जाना चाह रहे हैं और उनके कई रिश्तेदार मिल नहीं रहे हैं। So this is a very horrific start for Japan. जापान के प्राइम मिनिस्टर का कहना है that we are fighting against the odd, we are fighting against the nature. But these statements are not unique, these are not new, these are the regular thing because Japan अब earthquake, सुनामी इन सबसे बहुत फेमिलियर हो चुका है। इनफैक्ट 2011 में सबसे हाई मैग्नीट्यूड 9 का अर्थक्वेक स्ट्रक किया था, जिसमें न्यूक्लियर हॉलोकास्ट भी हो गया था। बट हमने जापान में एक चीज बहुत फेमसली सुनी है, जापान इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स समुराई कल्चर। इट मीन्स जापानीज आर द बॉर्न वॉरियर। उनको हार मानना नहीं आता, उनको सिचुएशन के सामने घुटने टेकना नहीं आता। दो दे आर इन ट्रबल राइट नाउ, बट आई एम श्योर दे विल कोप अप अगेन, दे विल राइज अगेन। ऐसा क्यों है? सिंस जापान शेयर एंड जापानीज पीपल शेयर अ लॉन्ग एंड टॉक्सिक एंड डेवास्टेटेड रिलेशन विद द earthquakes and tsunamis, so they have built some resilient model in order to make their cities, their home, their offices earthquake resilient. Though the entire country is earthquake prone, but they are somehow managing it to resilient as far as possible. आज हम उन मॉडल्स के ऊपर भी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जापान के मॉडल उनके एग्जिस्टेंस को, उनके लाइफस्टाइल को अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर से बचाते हैं। स्टार्टिंग विद ताहिशी मॉडल इज द मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट which is mandatory for every Japanese building to be constructed in order to be earthquake resilient. इसमें they focus on there should be a minimum thickness of pillars and walls so that that building is able to resist the seismic movement and that building is able to resist the earthquake. Second is Shishin. Shishin basically means it is a higher level of resilient model which is employed for high-rise building or skyscrapers. Third part is seismic bearing isolation. In this model, what they do is the building or the construction area is placed upon a ball bearing or a mechanism which isolates the entire building from the ground. इसकी वजह से ground में जो movement होता है that is completely or if not completely more than 80% is being absorbed by that mechanism and the movement take place, but the building stay intact or the building is harmed as minimum as possible. So these were the few technical resilient model that Japan has developed so far. But since they share this toxic relation with earthquake and it has been centuries now, they are familiar with the natural disaster. So they have inculcated this resilient nature to resist, rebuild and restart in their lifestyle as well. Starting with, since Japan natural disasters के साथ इतना intricately related है, इतने सालों का उन्होंने टॉक्सिक और डेवास्टेटेड रिजल्ट देखा है और अपने आंखों के सामने से आया है, सो वो लोग अपने बच्चों को स्टार्टिंग से फाउंडेशन ईयर से ट्रेनिंग देते हैं दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नेचुरल डिजास्टर और अर्थक्वेक।
अलर्ट वार्निंग्स दी जाती हैं, रेगुलर मॉक ड्रिल्स करवाई जाती हैं स्कूल के बच्चों को. इवन द एडल्ट्स और द पीपल गोइंग टू द ऑफिसेज, they are made regularly aware with the earthquake warning system, tsunami warning system. Even the school kids are taken to the fireplaces where the fire officer give them drill instructions how to act, how to do, what to perform during a natural calamity. So we can closely see, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जापान ने अपने कल्चर के अंदर, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर इस मॉडल को अपनाया है, जिसकी वजह से आज वो जितना मर्जी बर्बाद हो, जितना मर्जी वो बिखरे टूटे, बट वो फिर खड़ा हो जाता है. इट स्टैंड अप ऑन इट्स फीट्स अगेन. एंड दिस स्टार्ट्स विद द फाउंडेशन ईयर्स इटसेल्फ. बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर किसी को पता है वहां पे किस तरीके से अलर्ट्स को एनालाइज किया जाए, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब एक नेचुरल डिजास्टर अकर करता है, क्या हमें करना चाहिए जब एक नेचुरल डिजास्टर अकर करता है. So with this I would like to wind up my video, and I hope that we must all pray for the Japan that it will rise again, because it is a nation of samurai. Those people are samurai itself. वो एक वॉरियर देश है, वहाँ के वॉरियर लोग हैं, उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा, झुकना नहीं सीखा. But right now they need help, they need prayers, and they need a lot of positive support. And I know that we Indians have always been aided to the Japanese as much as possible, whether it is old times or today. Japan has been a close ally of us, and I hope if you like this knowledgeable, shareable content, do let me know in the comment section. And also, if you feel that this content was worth sharing, do share it with your known ones, with your friends, family, colleagues. And yes, I'll see you soon in the next video.